वैसा जनन जिसमें एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव के नर युग्मक, क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर जो है युग्मनज का निर्माण करना और उसके बाद ही युग्मनज वृद्धि कर नए जीव में बदलना लैंगिक जनन कहलाता है। चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं क्या होता है। देखिए एक सिंपल डिफिनेशन होता है क्या कि नर युग्मक और मादा युग्मक यदि आपस में मिलते हैं और मिलकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसी डिफिनेशन को थोड़ा सा यहाँ पर 12th के अकॉर्डिंग जो है वो लिखा गया है, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो डिफिनेशन देना चाहिए। अब हम समझते हैं कि किसी प्राणी में जनन के लिए क्या जरूरी है, और वो भी लैंगिक जनन के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले यह लैंगिक जनन जो किसमें होता है वो होता है बहुकोश के जीव में। क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव में होता है, पहला बात। दूसरा क्या है, कहता है कि इस प्रकार के जनन करने के लिए जो है इसमें जो है वो दो चीज की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और एक क्या होता है, मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। अब यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये युग्मक किस दुनिया का नाम है। हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करें युग्मक, अभी तुरंत ही बताएंगे कि आखिर युग्मक क्या होता है। हमें पहले थोड़ा सा डिफिनेशन क्या करते हैं समझ लेते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ये दोनों युग्मक जो है आपस में क्या होता है, मिलता है। क्या होता है, मिलता है। क्या होता है, दोनों आपस में मिलता है और मिलकर जो है वो नए जीव की उत्पत्ति करता है। ये सिंपल डिफिनेशन हुआ है ना वो लैंगिक जनन का। नहीं कहता है, इसी को थोड़ा सा यहां पर लिखा गया कि ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक होता है इसमें क्या होता है कि ये दोनों युग्मक अलग अलग जीव से होते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लैंगिक जनन करने के लिए किसी प्राणी को एक ही जाति नहीं होना चाहिए, उसमें एक नर और एक मादा यानी भिन्न जाति का होना अति आवश्यक है। भिन्न जाति का मतलब है कि अगर एक स्त्री है, अगर एक क्या है, स्त्री है, तो एक क्या हो, एक जो हो वो पुरुष हो। क्या हो, पुरुष हो। इन दोनों के बीच ही लैंगिक जनन संभव है। अब दोनों देख क्या है, इस वर्ड को जरा देखिएगा, ये दोनों का दोनों क्या है, एक ही जाति का है। एक जाति का क्या है, एक जाति का है। एक जाति कैसा जाति, ये दोनों का दोनों है वो है मानव। क्या है, मानव। लेकिन एक जाति के है, लेकिन एक क्या है, एक जाति होने के बावजूद भी जो है ये इसका लिंग जो है वो भिन्न है। क्या है, भिन्न है। वही यहां पर बोलता है वैसा जनन जिसमें एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले, दो विपरीत लिंग वाले का मतलब है एक स्त्री और एक पुरुष। इन दोनों के बीच क्या होता है ना, इन दोनों के बीच क्या होता है, संभोग की प्रक्रिया होती है और संभोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है युग्मक जो है वो आपस में मिलते हैं और मिलकर नए जीव की उत्पत्ति करता है। कहता है कि भिन्न विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव के युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर जो है युग्मनज का निर्माण क्या करता है, युग्मनज का निर्माण। अब ये देखो, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक, जब ये दोनों आपस में मिलेगा क्या होगा, जब दोनों आपस में मिलेगा तो एक सेल बनेगा, एक कोशिका बनेगी। एक क्या बनेगी, एक कोशिका। और इस कोशिका को हम बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज। और यह युग्मनज जब है वृद्धि करेगा, क्या करेगा, वृद्धि करेगा और वृद्धि करके नए जीव का रूप ले लेता है। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या होता है इसमें, एक समान जीव परंतु लिंग क्या हो, लिंग जो है वो विपरीत हो, पहला बात यह है। जनन के लिए लैंगिक जनन किसमें होगा, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी में लैंगिक जनन जो होता है इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या हो, एक समान जीव हो। एक समान जीव का मतलब क्या हो, इसकी जाति जो है वो क्या हो, इसकी जाति जो है वो समान हो, जाति समान हो परंतु लिंग जो है वो विपरीत हो। लिंग विपरीत का मतलब क्या है,
एक नर हो तो एक क्या हो, मादा हो। ऐसे प्राणियों में ही लिंग जनन होता है। अब यहां पर कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, अगर क्या है, एक गाय श्रेणी का कोई प्राणी है, मान ली कि गाय ही है, और अगर घोड़ा, अगर इन दोनों के बीच कहा जाए कि लिंग जनन होगा तो क्या है, यह बात जो है वो सही नहीं है। इसमें जो है लिंग जनन संभव नहीं है। लिंग जनन का मतलब है युग्मक मिलेगा और मिलकर जो है वो नए जीव की उत्पत्ति करेगा। इसमें भी युग्मक मिलेगा, लेकिन मिलने की प्रक्रिया अगर करवाया जाए ना, तो क्या होगा, मिलने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाएगा। देखिए, इसमें क्या होगा, संभव नहीं हो पाएगा। क्या होगा, इसमें जो है लिंग जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अब क्या है, क्यों, क्योंकि ये अलग जाति का है और ये अलग जाति का है। ये मान लिया कि क्या है, ये देखिए क्या है, ये मादा है, परंतु ये क्या है, नर है। ये तो ठीक है, लिंग ठीक है, परंतु जाति क्या है, जाति एक नहीं है। और जाति एक नहीं होने के कारण जो है इसमें जो है वो जनन जो है, लिंग जनन जो है वो संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लिया कि क्या है, गाय है और गाय प्लस क्या हो गया, सांड है, सांड है, और इनके बीच में अगर निषेचन की प्रक्रिया हो, जनन की प्रक्रिया हो, तो इसमें संभव है। क्योंकि क्या है, ये दोनों का दोनों जो है एक ही जाति का है। क्या है, एक ही जाति का है, परंतु लिंग क्या है, विपरीत है। ये मादा है और ये क्या है, नर है। ऐसे जीवों में क्या है, जनन होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जनन आखिरकार किसमें संभव है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि सबसे पहले कि लिंग जनन किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन, और इस लिंग जनन में एक डिफिनेशन आया, इसमें एक बात आई कि समान जाति और लिंग क्या हो, विपरीत हो, तो वैसे प्राणियों में जो है जनन होता। इसमें एक चीज और निकल के आया, एक वर्ड आया था निकल के, वो था युग्मक। अब इसको पर जरा ध्यान देते, युग्मक क्या होता है। देखिए, अगर कोई प्राणी है, क्या है, कोई प्राणी है, खासकर बहुकोष के प्राणी है, तो इसके दो लिंग होंगे या दो प्रकार के जीव होंगे इसमें, लिंग के आधार पे। वो एक होगा नर, एक होगा नर, तो एक क्या होगा, मादा। क्लियर। नर में क्या होगा, नर का जनात्मक अंग जो होगा, नर का जनात्मक अंग को हम बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, मादा के जो जनात्मक अंग होगा उसे हम बोलते हैं अंडाशय। अब ये वृषण के अंदर क्या होगा, वृषण, और ये मादा के अंदर। वृषण में क्या बनता है, वृषण में बनता है शुक्राणु, और अंडाशय में बनता है अंडा। बात समझिएगा बड़ा ध्यान से। अभी एक वर्ड आया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक, तो ये युग्मक, ये युग्मक किस दुनिया का नाम है, इसे समझते हैं पहले। ये क्योंकि ये समझना, क्योंकि ये आने वाला चैप्टर में ये बार बार यूज होगा, तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर युग्मक किसे कहते हैं, युग्मक किसे कहते हैं। एक वर्ड और था, युग्म नज, युग्म नज, ये था। तो सबसे पहले समझते हैं युग्मक। प्राणी है, तो प्राणी क्या होगा, लिंग के आधार पर ये दो, नर और मादा। नर का जनात्मक अंग को वृषण, मादा के जनात्मक अंग को क्या बोलते हैं, अंडाशय। ऐसे और भी जनात्मक अंग होता है, लेकिन हम जिसके बारे में पढ़ना उसी पर हम ध्यान देते हैं। वृषण है, तो वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु। अंडाशय में क्या अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु। ये अंडाणु और शुक्राणु जो है वो जीवन के उत्पत्ति का प्रारंभिक बीज है। क्या है, बीज। जैसे खेत में क्या करते हैं, बीज को जब बोते हैं तो बोने के बाद क्या होता है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से संसार में नए जीवों को लाने के लिए, संसार में नए जीवों को लाने के लिए, ध्यान समझिएगा, संसार में नए जीव को लाने के लिए एक बीज की आवश्यकता होती है। और यह बीज जो होता है, इस बीज जो होता है यह दो बॉडी के पास होता है।
आधा भाग ऐसा कह सकते हैं नर के पास होता है, तो आधा भाग क्या होता है, मादा के पास होता है। जैसे हमने क्या किया, खेत में एक चना बोया, तो उस चने से एक पूरा प्लांट निकलता है, एक नया प्लांट निकलता है। लेकिन संसार में नए जीव की उत्पत्ति के लिए, खासकर बहुकोष के जीव में जो है, उन नए जीव की उत्पत्ति के लिए जो बीज की आवश्यकता होती है, वो एक में संभव या एक में नहीं होता है। आधा बीज ऐसा कर सकते हैं नर के पास होता है, और आधा बीज क्या होता है, मादा के पास होता है। और ये दोनों बीज आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जीवन की उत्पत्ति के लिए सारी सूचनाएं पूर्ण हो जाती है और वो जीवन का निर्माण करने लगता है। देखते हैं सब यहां पर। अब यहां पर क्या है कि ये जो है, ये अंडाणु है, तो अंडाणु को ही हम क्या सॉरी, ये क्या है, शुक्राणु है। इस शुक्राणु को ही हम क्या बोलते हैं, इस शुक्राणु को ही हम क्या बोलते हैं, युग्मक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं युग्मक। दोनों युग्मक ही है, क्या है। अब यहां पर एक बात आती है कि अब देखिए क्या हुआ, ये नर क्या है, प्राणी है तो नर होगा, नर का मतलब पुरुष, तो ये पुरुष के शरीर, यानी पुरुष के शरीर में पाए जाने जनात्मक अवृष्ण, वृष्ण में शुक्राणु बनता है, इसलिए इस युग्मक को हम बोलेंगे नर युग्मक। क्या बोलेंगे, नर युग्मक। क्या बोलेंगे, नर युग्मक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मादा युग्मक। क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, मादा युग्मक। मादा के शरीर में बनने वाले बीज को मादा युग्मक, और नर के शरीर में बनने वाले बीज को नर युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक का निर्माण जो है वो किसमें होता है, अंडाशय में होता है। नर युग्मक का निर्माण किसमें होता है, तो वृष्ण में होता है। वृष्ण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोसेल, जो पुरुष के अंदर जो है दो जांघों के बीच में जो अंडा होता है, उसी को हम बोलते हैं वृष्ण। क्या बोलते हैं, वृष्ण। और इसी के अंदर जो है वो जीवन के उत्पत्ति के लिए जो एक बीज होता है वो बनता है, जिसका नाम है शुक्राणु। और मादा के अंदर जो होता है बीज बनने वाला जो फैक्ट्री है बोल सकते हैं, वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं अंडाशय, और वो गर्भाशय के बगल में मौजूद रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये युग्मक क्या होता है। तो युग्मक क्या होता है, किसी प्राणी के शरीर में नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए बनने वाले प्रारंभिक सेल को हम क्या बोलते हैं, युग्मक कहते हैं। और युग्मक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को नर के शरीर में बनता है, मादा युग्मक जो है मादा के शरीर में बनता है। नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। अब यहां पर एक बात और निकल के आती है कि ये दोनों आखिरकार आपस में मिलते क्यों, एक से क्यों नहीं बच्चे की उत्पत्ति हो सकती है। एक सवाल यहां पर है, एक युग्मक से या एक बीज से नए जीव की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती है। सवाल यहां पर यह है। चलिए इस बात को जानते हैं कि क्यों नहीं हो सकती है। देखिए अब यहां शुरू करते हैं। हमारा शरीर का जो कोशिका, ये प्राणी जो होता है, इस प्राणी के जो कोशिका, ये जो प्राणी होता है, इस प्राणी का जो पूरा शरीर जो बना होता है वो कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है, सॉरी, प्राणी का जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है, कोशिका से। और कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। क्या होती है, 46। समझिए ध्यान से। इसी प्राणी से युग्मक बना, इस वृष्ण में भी कोशिका है, इस वृष्ण अंडाशय में भी कोशिका है, और शुक्राणु भी एक प्रकार का कोशिका है। शुक्राणु क्या है, हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म कोशिका है, और अंडाणु क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। लेकिन यहां पर क्या है कि यह कोशिका से ही बना हुआ है ये बीज, परंतु यहां पर देख रहे हैं कि ये प्राणी जो है वो कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो 46 गुणसूत्र के सॉफ्टवेयर पर चलता है। यानी हमारा शरीर जो है, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में 46
गुणसूत्र होंगे तब हमारा शरीर जो है शरीर के लिए बोल सकते हैं सारी सूचनाएं हमारे बॉडी के अंदर मौजूद रहती है और वो हमारा शरीर सही से वर्क करता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों का जो है अपना एक निश्चित गुणसूत्र होता है और उसी गुणसूत्र पर उस प्राणी का शरीर जो है वर्क करता है। एक बार इस बात को थोड़ा सा फिर से समझिए कि संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे मनुष्य तो सबके, हमारा या किसी और का या आपका, हम लोग मनुष्य है, बस अलग अलग मनुष्य है, परंतु सभी में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। हम संख्या की बात करें, डीएनए बदल सकता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या सब में क्या होती है? 46 होती है। हम लोग एक जाति के हैं तो सभी प्राणी में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो मानव में 1 होगा, गाय में 1 होगा और अनेक प्रकार के संसार में प्राणी है, सभी का जो है एक जाति के, एक ऐसा बोल सकते हैं एक जाति के जो प्राणी होंगे और उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो एक निश्चित होती है। अब इसका मतलब और क्या निकलता है कि उस प्राणी का शरीर उतना गुणसूत्र पर ही वर्क करेगा। हमारा शरीर जो है देखिए क्या होता है, 46 गुणसूत्र पर वर्क करता है। अगर अब पिता अब सोच सकते हैं कि यहां पर अगर शुक्राणु से कहेंगे कि शुक्राणु से क्यों नहीं जीवन की उत्पत्ति होती है, तो शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23। अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो भी होता है क्या चीज? 23। हमारा बॉडी वर्क करता है कितना पे? 46 पे। अगर हम सिर्फ अंडाणु से कहेंगे जीवन की उत्पत्ति हो जाए वो संभव नहीं है, क्योंकि आधी सूचना है। शुरू में बोले थे कि हमारे बहुकोश के जीव में जीवन की उत्पत्ति के लिए बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन एक पूर्ण बीज तब होता है या बनता है जब क्या होता है, दो बीज आपस में आके मिलते हैं। ऐसा भी हम बताए थे कि बहुकोश के जीव में जो बीज होता है वो आधा नर के पास होता है और आधा क्या होता है, मादा के पास होता है। जब दोनों आपस में मिलता है तो एक बीज बनता है और उससे जीवन की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर तो वही बात है, शुक्राणु क्या है? 23 है। अंडाणु क्या है? 23 है। अगर अकेले अंडाणु रहेगा तो भी जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी, अगर अकेले शुक्राणु रहेगा तो भी जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि 23 गुणसूत्र पर हमारा शरीर फॉर्मेट यानी हमारा शरीर जो है वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि 23 गुणसूत्र में सारी सूचनाएं उसके अंदर मौजूद नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए बहुकोश के प्राणी में नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर से आता है 23 गुणसूत्र। नर से क्या आता है? नर से आया यानी नर से यानी कि पुरुष से, और नर से आया कितना गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र। और मादा से क्या आया? 23 गुणसूत्र। जब ये दोनों आपस में गुणसूत्र मिलता है तो मिलने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 46। तो नर से जो आता है गुणसूत्र वो किस रूप में आता है, ध्यान समझिएगा। यहां से यहां जो गुणसूत्र आएगा कोशिका आएगा नहीं, कोशिका ही एक आता है, लेकिन उस कोशिका का नाम होता है, यहां से जो आता है वो आता है ये 23 गुणसूत्र को लेकर, उसका नाम होता है शुक्राणु। क्या नाम होता है? नर यानी कि पुरुष, मादा मने स्त्री यानी कि औरत। पुरुष से जो आधा बीज आएगा अरे और आएगा तो किस कोशिका में होकर? उस कोशिका का नाम है, या किस कोशिका से होकर? उस कोशिका का नाम है शुक्राणु। ऐसा ही होता है। इसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। इससे जो हम स्त्री से जो 23 गुणसूत्र आएगा वो क्या होगा? अंडाणु। क्या होता है? ये अंडाणु ऐसा गोल होता है। अब ये दोनों आपस में क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेगा तो 23 क्या होगा? 46। और जैसे ये आपस में मिलेगा तो ये क्या होगा? एक गोल ऐसा संरचना, एक कोशिका बन जाता है। और इसी कोशिका को हम बोलते हैं, एक बोलते थे, इसी कोशिका को बोलते हैं युग्म नज। आपको समझ में आ गया होगा युग्मक और युग्मनज में अंतर क्या होता। अकेले शुक्राणु
युग्मक कहलाएगा, अकेले अंडाणु युग्मक कहलाएगा। जब दोनों आपस में मिल जाएगा और मिलने के बाद एक कोशिका एक बीज बन जाएगा, वो पूर्ण बीज क्या बोलता है, ये होता है पूर्ण बीज। पूर्ण बोल सकते हैं, पूर्ण, पूर्ण बीज। मतलब इसमें जीवन की उत्पत्ति के लिए सारी सूचनाएं या सारा सॉफ्टवेयर पूर्ण हो गया, यानी सारा मशीन इसके अंदर फिट हो गया, अभी अधूरा अब ये नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो है इसे हम बोलते हैं युग्म नज। अब एक सवाल आता है, युग्म नज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। क्या होगा, युग्म नज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। अब यहां से एक सवाल ऐसे भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि युग्म नज में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा, अगर जोड़ा की बात कहा जाएगा तो 23 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, 23। लेकिन अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाएगा तो 46। अब एक सवाल पूछा जाता है कि युग्मक में, किसमें, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। क्या होता है, 23। संख्या कितना होता है, 23। इसमें जोड़ा पूछा जाएगा नहीं। तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि युग्मक क्या होता है और युग्मनज क्या होता है। और जनन के लिए जो है वो सबसे पहले यह जनन, लैंगिक जनन को समझना है तो आपको यह युग्मक और युग्मनज को समझना पड़ेगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो यह चैप्टर या टॉपिक और आसान होने वाला है।